हे हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा टाइम लग गया इस बार लेक्चर अपलोड करने में, है ना। तो अभी कोशिश करूँगा कंटिन्यू डालने की। तो आज का जो टॉपिक है, नॉन कोऑर्डिनेट में हम कोरल रीफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखते हैं कोरल रीफ क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या इनकी थियरीज़ हैं वगैरह वगैरह। जितना भी पार्ट है इसमें, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं इसमें आपको बता दूंगा सब कुछ, ठीक है। और इस तरह से हमारा कोरल लीफ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस सिंपल टॉपिक है, बस दिमाग खोल के सुनते जाना अच्छे से और नोट करते जाना, तो क्लियर हो जाएगा। ओके। और अगर कनेक्ट करना है तो टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, चैनल पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज फॉलो कर लो, और मेल आईडी है, जो भी कन्वीनियंट लेके जिस भी तरह से कांटेक्ट करना है कांटेक्ट करो, और जो भी प्रॉब्लम है पूछो, कोशिश करूँगा सॉल्व करने की, ठीक है। चलो तो अब लेक्चर शुरू करते हैं अपना। तो हेडिंग देंगे भाई, कोरल रीफ्स एंड देयर फॉर्मेशन। तो आज सारा देख लेते हैं कि कोरल रीफ कैसे बनेंगे और क्या क्या इसमें चीज़ें होंगी, सब बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि करेंगे क्या। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ कोरल, कोरल क्या होता है। फिर देखेंगे कि कोरल रीफ क्या होता है ना, इसी से है। उसके बाद फिर कोरल रीफ में जो बेसिकली जो पॉलिप्स होते हैं ना, पॉलिप मतलब अभी समझने के लिए बता समझ लो कि जो पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म होती है, उसमें से जो पॉलिप फॉर्म होती है वो उनको हम कोरल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेडेंट्री होते हैं। और जब ये कॉलोनी बना लेते हैं तो उस कॉलोनी में कैल्शियम कार्बोनेट मेनली इसमें होता है, तो उसको फिर हम कोरल रीफ बोलते हैं। अभी पूरा बताऊंगा। फिर जब ये कोरल रीफ बन जाता है तो इसमें जो एक पॉलिप है उसका मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ द कोरल स्केलेटन, ठीक है। एक जो कोरल होता है वो दिखने में कैसा होता है, पॉलिप तो हमने देखा ही है, बट उसको थोड़ा सा और कि कब वो आपका कोरल रीफ की फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, तो वो मैं बताऊंगा। ओके। तो ये हम पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना, मतलब फॉर्मेशन का कैसे कैसे फॉर्म होंगे। और फॉर्मेशन के ऊपर कुछ थियरीज़ हैं आपका, कि कुछ थियरीज बोलते हैं कि ऐसे फॉर्म होंगे वैसे फॉर्म होंगे, है ना, तो वो भी बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, दो तीन तरह के होते हैं आपके, वो मैं टाइप्स में आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता दूंगा, है ना, कि सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली। और फिर लास्ट में हम देख लेंगे कि रीज़न क्या है इनका डिस्ट्रक्शन होने का, डिस्ट्रक्शन हो रहा ना अभी इनका, तो रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन हम देख लेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और अच्छे से भी कर लेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, उससे टेंशन मत लो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि व्हाट इज़ कोरल, कोरल क्या होता है। तो आप लोग मुझे खुद बताओ कि आपकी नज़र में कोरल क्या होगा। तो कोरल का मतलब बेसिकली होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर विच इज़ सिक्रेटेड बाय द पॉलिप। जो पॉलिप फॉर्म होती है आपका, जो पॉलिप फॉर्म होती है आपकी, जब वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं, और वो कैल्शियम का देखो होता क्या है कि मान लो ये एक पॉलिप है, ठीक है। इस पॉलिप ने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करा अपने नाम। ऐसे ही दूसरा पॉलिप है, उसने भी कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करा, और फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट आपस में जुड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो इनकी ब्रांचिंग होने लग जाती है, ठीक है। और जब इनकी ब्रांचिंग होने लग जाती है तो फिर इनका स्ट्रक्चर जो है वो और बड़ा होने लगता है ना, मतलब द साइज ऑफ दी कोरल्स स्टार्ट इंक्रीजिंग, और फिर हम उसको कोरल रीफ बोल देते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में लिखें अगर कोरल क्या होते हैं, तो व्हाट आर कोरल, तो आप लिखो कि कोरल्स आर मराइन इनवर्टिब्रेट, मराइन इनवर्टिब्रेट मेनली जो वो आपकी पॉली मेनली एसोसिएटेड विद द एसोसिएटेड विद द क्लास। कौन कौन सी क्लास से एसोसिएटेड होते हैं, अगर आपको याद हो तीन क्लास हमने पढ़ी थी, स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ। तो उसमें से आपका स्काइफोजोआ तो उसमें तो होता ही नहीं है पॉलीफॉर्म, मेनली मेडूसा होता है। बट जो आपका एंथोजोआ है और हाइड्रोजोआ है उसमें आपके प्रेजेंट होते हैं पॉलिप्स, तो उसी क्लास से जो है ये बिलोंग करते हैं। तो कोरल्स आर मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स मेनली एसोसिएटेड विद द क्लास एंथोजोआ एंड हाइड्रोजोआ, ठीक है भाई। तो ये होगा हमारे कोरल, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो कोरल्स बेसिकली दीज आर पॉलिप्स विच सिक्रीट्स काइटिनस सब्सटेंस विच इज़ नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का काइटिनस एक्सटर्नल, ये भी पॉइंट लिख लो आप कि दीज सिक्रीट हॉर्नी काइटिनियस एक्सटर्नल skeleton, ठीक है। एंड दिस एक्सटर्नल skeleton helps in interconnection
जो इंटरकनेक्ट करता है, इंटरकनेक्ट दी मेंबर्स ऑफ कॉलोनीज। तो जब ये कॉलोनीज का फॉर्मेशन करता है तो बाकी मेंबर को कनेक्ट करने का काम भी यही करता है आपका। ठीक है, तो ये कोरल हो गया। अब कोरल रीफ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कोरल रीफ क्या होता है। तो कोरल रीफ क्या होंगे, कोरल रीफ आपका इसी से तो बन रहा है। तो कोरल रीफ आर दी, ऐसे बोल लो कि दीज आर लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स विच आर कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, एंड विच आर सिक्रेटेड बाय द कोरल्स एंड देयर अपर सरफेस इज नियर टू द सी। तो इनकी जो मतलब वैसे तो नीचे होते हैं बट जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो आपका सी सरफेस की तरफ होती है ना। एंड दे प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस में मैं बताऊंगा बेसिकली, बट मेनली जो कोरल रीफ होती हैं ये आपका एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक रॉक की रिज है, रिज ऑफ अ रॉक। रीफ का मतलब होता है रिज ऑफ अ रॉक। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, और जब कोरल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करते रहेंगे तो एक दीवार टाइप की बन जाएगी ना, तो हम उसको फिर RIDG, रिज ऑफ अ रॉक बोलेंगे। ठीक है, तो अ रिज ऑफ अ रॉक विच इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ। सो दो डेफिनेशन लिखवाता हूँ, पहले तो लिखो कोरल रीफ के बारे में, अ रिज ऑफ अ रॉक, अ रिज ऑफ अ रॉक, a ridge of rock in the sea formed by the growth and deposits of coral। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो कि कोरल रीफ्स आर लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर composed of calcium carbonate secreted by the corals and their upper surface is near to the सी सरफेस। ठीक है, उनकी जो अपर सरफेस होती है वो सी सरफेस के नियर होती है। तो ये भी लिख लो, कोई सी भी आपको जो अच्छी लगे वो आप एग्जाम में लिख देना। ठीक है भाई, तो दोनों ही ठीक है, कोई इशू नहीं है डेफिनेशन में। तो ये हो गई आपकी कुछ बेसिक सी बात है कि कोरल क्या होता है, कोरल रीफ क्या होता है। तो जो मैंने आपको शुरू किया था बताने से वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लो जो मैंने आपको बोला था कि सम कोरल्स ग्रोज इनटू मैसिव सॉलिड स्ट्रक्चर्स, है ना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड फॉर्म दी ब्रांच्ड कॉलोनीज। तो लिखो सम कोरल्स, दिख रहा है, एक सेकेंड, मतलब ये बस एक पॉइंट है, ऐसी बताया था तो लिख दिया। सम कोरल्स ग्रो इनटू मैसिव सॉलिड स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म ब्रांच्ड कॉलोनीज, है ना भाई। देखिए आपने देखा होगा ग्रेट जो बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, कितना बड़ा है वो, है ना, तो वो आपका इसका एग्जाम्पल हो सकता है वो एक। ठीक है भाई, तो 4-5 पॉइंट पता चल गए। तो ये बेसिकली एंथोजोआ और हाइड्रोजोआ क्लास से रिलेटेड होते हैं। एक एक्सटर्नल स्केलेटन सिक्रीट करते हैं जो मेनली आपको कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब वो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत सारे पॉलिप जो है वो सिक्रीट करने लग जाते हैं तो उसको हमने कोरल बोल दिया, और फिर जब उनका कनेक्शन इंटरकनेक्ट हो जाते हैं फिर वो रीफ का फॉर्मेशन करते हैं जो आपकी एक रॉक की रिज की तरह लगती है जब आप उसको पानी में देखते हैं तो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक कोरल का जो स्ट्रक्चर है उसका जो स्केलेटन है वो कैसा होता है। तो पहले ये आप एक डायग्राम में देखो कि कोरल का स्केलेटन कैसा होता है, फिर मैं वो आपको लिखवाऊंगा। ठीक है भाई, तो देखो भाई, मुझे आपको ये कोरल स्केलेटन दिखाना था, है ना। तो ये देखेंगे, हम पहले भी देख चुके हैं डायग्राम, है ना, दोबारा देखेंगे, डिटेल में दिखाता हूँ। तो ये आपका एक कोरल पॉलिप है। ठीक है, तो पॉलिप आपने देखा भाई, बस पॉलिप को थोड़ा सा डिटेल में अभी हम देख रहे हैं। तो इस कोरल पॉलिप को जो ये सॉलिटरी कोरल है इसको कोरलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरलाइड। ठीक है, तो ये कोरलाइड जो होता है आपका, ये अपने अराउंड कैलकेरियस स्ट्रक्चर सिक्रीट करता है अपनी एपिडर्मिस से। ठीक है, तो ये आपके आउटर मोस्ट जो है आपकी ये एपिडर्मिस है, इससे अपना कैलकेरियस स्ट्रक्चर सिक्रीट करेगा जो कैल्शियम कार्बोनेट है आपका। ठीक है, और ये इसमें आपका नीचे बेसल प्लेट है ना, और ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग है ना, ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है ना, हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें आपका ये आउटर मोस्ट है आपका ये थिक है। ठीक है, उसके बाद आपका जो मतलब इसकी वॉल है वो थिक है, और इसके बाद आप अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो है रेडिएटिंग रिजेस निकली हुई है, देख रहे हो ये तो ये रेडिएटिंग रिजेस है। ठीक है, तो इसको हमने बोला सेप्टम। ठीक है, सेप्टम या हम इसको स्क्लेरोसेप्टा बोलते हैं। तो ऐसी रिजेस हैं ये आपकी, इनको स्क्लेरोसेप्टा बोला। और नीचे जाके यहाँ पे देख रहे हो ये ऐसे करके जो हो रहा है, नीचे जाके आपका
ये जो स्क्लेरोसेप्टा है, जो इसका जो इनर एंड है आपका, है ना, ये फ्यूज़ हो रहा है, नीचे जाके फ्यूज़ हो रहा है आपका, और फ्यूज़ होकर आपका ये फॉर्म कर रहा है एक स्केलेटल मास जिसको हम कोल्यूमेला बोलते हैं। तो ये कोल्यूमेला आपका, ये हो गया, ये हो गया, है ना, तो ये कोल्यूमेला है। तो एक कोरलाइट आपका दिखने में ऐसे होता है ना, ये इसका यहाँ पे माउथ है। उसके बाद आपका टेंटिकल्स है, निमेटोसिस्ट टेंटिकल्स में, है ना, आउटर एपिडर्मिस बता ही चुका हूँ मैं आपको, गैस्ट्रोडर्मिस ये देख लिया आपने, स्टमक है आपका, है ना, बाकी सब वही है, सेम चीज़ है सब कुछ। तो ऐसे ही आपने अपने अराउंड जो है वो आपका खूब सारा कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करेगा। तो इधर इधर वाली डायग्राम में देखो, ये बेसल प्लेट है, ये ठीक है आपका, है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट कर करके धीरे धीरे फिर ये ऐसे कॉलोनी फॉर्मेशन शुरू कर देगा आपका। ठीक है, तो एक तो ये देखना था। और एक चीज़ और ध्यान रखना आपको कि जब इसका डेवलपमेंट होगा, मतलब जब फॉर्मेशन होगा, तो ये थीका जो है ना, ये पहले प्रोटोथीका बनेगा आपका, है ना, मतलब इसकी एक प्रो फॉर्म प्रोटोथीका बनता है, फिर प्रोटोथीका आपका बाद में थीका में कन्वर्ट हो जाता है ना। और जो भी आपका ये जो गैप्स है ना स्क्लेरोसेप्टा में, ये सब आपका, ये सब वो हो जाएगा, सब कैल्शियम कार्बोनेट से फिल हो जाएगा जब इसका फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये अभी लिविंग है, फिर ये डेड हो जाएगा, तो सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो आपके सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा इसका, है ना। तो ये फॉर्मेशन में हम लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो देख लिया आपने कि कैसे स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे पहले सॉलिटरी होता है ना, तो सॉलिटरी जब होता है तो हम उसको कोरेलाइट बोलते हैं, CORALLIT, कोरेलाइट बोलते हैं, है ना। और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करता है, लाइमस्टोन भी बोलते हैं उसको हम, है ना। कहाँ से? एपिडर्मिस से करता है, मैंने आपको दिखाया। उसके बाद ये जब कोरेलाइट जो होते हैं, ये इंडिविजुअल पॉलिप को तो कोरेलाइट बोल दिया, और जब ये कोरेलाइट जो है साथ में फ्यूज़ हो जाते हैं, जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो फ्यूज़ होने के बाद फिर हमको इनको क्या बोलते हैं? कोरेलम बोलते हैं, है ना। ये मैंने आपको बता दिया। और हर कोरेलाइट की जो बेसिक फीचर है वो मैंने आपको, तो बस ये लिख लो फटाफट कि द स्केलेटन ऑफ अ सॉलिटरी, द स्केलेटन ऑफ अ सॉलिटरी कोरल इज नोन एज कोरेलाइट। ठीक है भाई, कोरेलाइट बोलते हैं उसको। एंड द स्केलेटन इज, एक पॉइंट और लिखो कि स्केलेटन इज कैलकेरियस, है ना, कैलकेरियस स्ट्रक्चर सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस से सिक्रेट होता है। देन आप एक पॉइंट लिखो कि इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ कोरेलाइट्स फ्यूज टू फॉर्म skeletal mass which is known as कोरेलम। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया। अब जो कोरेलाइट है थोड़ा सा उसके बारे में लिख लेते हैं कि कोरेलाइट बेसिकली क्या है। तो कोरेलाइट आपने देखा कि एक स्टोनी कप है जिसमें आपका एक बेसल प्लेट है, तो इट इज़ लाइक अ स्टोनी कप विद अ बेसल प्लेट, है ना। और जो इसकी वॉल है वो, उसको हम क्या बोला? थीका बोला। सो वॉल ऑफ द कप इज कॉल्ड एज थीका। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, जो इसके अंदर कैविटी है आपका, है ना, उसमें रेडिएटिंग रिज दिखाई मैंने आपको, जिसको हमने स्क्लेरोसेप्टा बोला। सो कैविटी ऑफ द कप कंटेन्स वर्टिकल रेडिएटिंग रिजेस कॉल्ड एज स्क्लेरोसेप्टा। ठीक है, और जो इनर एंड है स्क्लेरोसेप्टा का, वो फ्यूज़ कर रहा था, है ना, एक इरेगुलर सेंट्रल स्केलेटल मास बनाया था जिसको हमने कोल्यूमेला बोला था। सो इनर एंड ऑफ स्क्लेरोसेप्टा फ्यूज टू फॉर्म इरेगुलर सेंट्रल स्केलेटल मास, है ना, उसको हमने क्या बोला? कोल्यूमेला। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया, है ना। तो स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया और क्या होता है इसमें दिखा दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मेशन कैसे होता है इनका। ठीक है, सिंपल है वो, कोई मुश्किल नहीं है फॉर्मेशन भी। तो डायग्राम देख लिया आपने, तो इसमें आप लिखेंगे बस इसको सिंपल सी लैंग्वेज में। तो लिखो इन ऑल कोरल पॉलिप, है ना, सब में क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का। सो इन ऑल कोरल पॉलिप्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, और कैसे हो रहा है? बाय फ्यूजन ऑफ सेक्सुअल गैमेट्स,
ठीक है। अब फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद आपका जाइगोट बनेगा, इट लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन विच लीड्स टू दी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लेनुला लार्वा, है ना, प्लेनुला लार्वा बनता है आपका। और प्लेनुला लार्वा गेट्स अटैच टू दी सबस्ट्रेटम, ये आपका सबस्ट्रेटम से जाके अटैच हो जाता है, अटैच टू दी सबस्ट्रेटम, एंड देन सबस्ट्रेटम से अटैच होने के बाद क्या करता है, मेटामॉर्फोज करता है, मेटामॉर्फोज टू दी यंग पॉलिप। ठीक है, यंग कोरल पॉलिप में आपका इसका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। अब यहाँ तक तो हमने पहले भी पढ़ लिया था साइकिल में, है ना। यंग मेटामॉर्फोसिस होने के बाद फिर क्या करता है, बडिंग कर करके कॉलोनी फॉर्मेशन करता है। इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसेस बाय द बडिंग। ठीक है, एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कॉलोनी का फॉर्मेशन होने लगता है धीरे धीरे, और उसी टाइम पे जो है ये अपने अराउंड एक एक्सटर्नल, मतलब जो इसकी एक्टोडर्म होती है आपकी, उससे आपका ये थीका सिक्रीट कर रहा है। तो थीका से पहले प्रोटोथीका होता है, प्रोटोथीका, फिर वो आपका थीका में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो एक पॉइंट लिखेंगे इसके बाद कि पॉलिप, यहाँ तक ये कॉलोनी तक छोड़ दो, उसके बाद यहाँ पे लिखो कि पॉलिप बिगिन्स टू सिक्रीट अ skeletal रूडिमेंट। ठीक है, बाय एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोथीका, और ये प्रोटोथीका फिर आपका थीका बन जाएगा। पढ़ लिया अभी हमने सारा, है ना। एंड फिर उसके बाद इससे आपका देन डेवलपमेंट ऑफ स्क्लेरोसेप्टा। ठीक है, फिर स्क्लेरोसेप्टा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। स्क्लेरोसेप्टा का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि जो स्केलेटल मटेरियल है आपका, देन आपका एक जो जैसे ये पॉलिप है, इसके अराउंड एक रिम डेवलप होगी। ठीक है, और ये रिम डेवलप होने के बाद आपका जो स्क्लेरोसेप्टा जो गैप है ना, जो यहाँ पे स्क्लेरोसेप्टा बने उनमें जो गैप है, उनमें भी आपका ये स्केलेटल मटेरियल जो है वो फिल होने लग जाएगा, और पूरा का पूरा आपका एक सॉलिड मास बन जाएगा। सो देन अ रिम इज बिल्ट अराउंड द पॉलिप एट थीकल वॉल। ठीक है, एंड इन विच skeletal मटीरियल एडेड, और ये आपका ऐड किस में होगा, बिटवीन इन द गैप्स ऑफ स्क्लेरोसेप्टा। ठीक है, तो जो रिम बनने के बाद आपका, सो देन अ रिम बिल्ड अराउंड पॉलिप एट थीकल वॉल। ठीक है, थीकल वॉल, इतना यहाँ पे लिखने के बाद, एंड देन स्केलेटल मटेरियल एडेड इन द गैप्स ऑफ स्क्लेरोसेप्टा। तो स्क्लेरोसेप्टा में स्केलेटल मटेरियल जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, वो स्क्लेरोसेप्टा में जो गैप्स बचे थे उनमें भी आपका फिल होने लग जाएगा। एंड इसी तरह आपका इसका जो साइज़ है वो बढ़ता रहेगा, फिर और बडिंग होती रहेगी, है ना, नए पॉलिप आएंगे, कॉलोनी ग्रो करेगी, साइज में बढ़ेगी, है ना, धीरे धीरे जो है इसके साइज़ जो है मार्जिन के अलोंग जो है वो बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट और लिख लो, तो फाइनली बाय बडिंग, एक सेकेंड इसको ऊपर करता हूँ। ठीक है, सो बाय बडिंग ऑफ न्यू पॉलिप्स colony grows in size along the margins and surface। ठीक है, तो धीरे धीरे कॉलोनी जो है वो ग्रो करने लगेगी। और किस तरह से ग्रो करेगी, पैटर्न क्या होगा बडिंग का, किस टाइप के, वो डिपेंड करता है कि डिफरेंट टाइप के जो कोरल्स होंगे उन पर डिपेंड करता है कि किस क्लास के हैं और कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्मेशन बता दिया। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा थियोरी बताता हूँ कि मतलब कुछ थियोरी जो हैं जो वो बता दें कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होगा, तो थियोरी और देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको कंडीशंस, जो इनके फॉर्म होने की कंडीशन है वो बता देता हूँ। तो कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात आती है। तो टेम्परेचर ये आपको पता है कि ट्रॉपिक्स में ग्रो करते हैं लोग, है ना। ट्रॉपिक्स में मतलब लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है। तो ये इनका आइडियल टेम्परेचर है, इसी बीच में रहना चाहिए। तो इसीलिए ट्रॉपिक्स में देखने को मिलते हैं, मेनली ट्रॉपिक्स में होते हैं। ओके, उसके बाद आपका जो डेप्थ है, सी की जो डेप्थ है वो ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए, शैलो डेप्थ होनी चाहिए, शैलो डेप्थ ऑफ सी, है ना। और शैलो डेप्थ में भी आपका कितना, लगभग 15 से 30 मीटर, या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ हद से हद 50 मीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतनी डेप्थ तक ही आपका सही रहता है इनकी ग्रोथ। और उसके बाद फिर दे ऑल्सो रिक्वायर सनलाइट चाहिए इनको।
क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जो कोरल रीफ्स होते हैं कितने कलरफुल होते हैं, तो उसमें आपका एल्गी वगैरह का इनके साथ सिम्बायोसिस होता है, तो उनको तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट वगैरह चाहिए ना, सो दे रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर सिम्बायोटिक रिलेशंस। ठीक है, रिक्वायर्ड सनलाइट, सनलाइट फॉर सिम्बायोटिक, तभी तो कलरफुल होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट एल्गी, रेड ग्रीन ब्लू, है ना, इसीलिए इनका इतना ब्यूटीफुल कलर होता है देखने में। ओके, उसके बाद जो वाटर होता है वो आपका साफ़ होना चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए, हल्का सॉल्टिश भी होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर वाटर, सॉल्टिश मतलब कोई सेडिमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। सो क्लियर एंड सॉल्टिश वाटर, सॉल्टिश वाटर, है ना, नो सेडिमेंटेशन, नो सेडिमेंटेशन, है ना। तो जितना जहाँ से रिवर ड्रेन करती हैं सी में, वहाँ पर ये ग्रो नहीं होते, क्योंकि वो सेडिमेंट्स लेके आती हैं रिवर, तो वहाँ पर कोरल रीफ फॉर्मेशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंडीशंस हो गई कुछ। तो अब मैं आपको इसकी फॉर्मेशन की थियरीज़ बताना चाह रहा था, बट थियरीज़ बताने से पहले टाइप्स बताना पड़ेगा, क्योंकि थियरीज़ में टाइप्स का मेंशन होगा, तो पहले टाइप्स बताता हूँ, उसके बाद आपका थियरीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। तो बेसिकली जो कोरल रीफ्स होते हैं उसके टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 तरह के होते हैं आपके। एक फ्रिंजिंग रीफ होता है, FRINGING, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ्स एंड अटोल्स। तो पहले इनके एक डायग्राम देख लो आप, डायग्राम देखने के बाद फिर मैं आपको इनको बताता हूँ। तो एक एक करके हम अब इनको देख लेते हैं रीफ्स को। सबसे पहला फ्रिंजिंग रीफ है। तो फ्रिंजिंग रीफ में आपका जो आइलैंड है, ये देखो ये आइलैंड है आपका। तो आइलैंड के जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल इसके एडजेसेंट में यहाँ से फॉर्मेशन शुरू हो गया, देख रहे हो दोनों साइड आपका, तो दोनों साइड आपका रीफ का फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें क्या होगा, बहुत ही छोटा सा पार्ट यहाँ पे, ये तो सी है इधर इधर, लेकिन यहाँ पर भी हल्का सा पानी आ जाता है, यहाँ पे हल्का सा छोटा सा लेगून बनता है, लेकिन वो आपका जो लेगून यहाँ पे बनेगा वो आपका नेविगेबल नहीं होता है ना। ऐसे बैरियर रीफ में देखो, तो ये मेन मेन जो है, मेन वोल्केनिक, मेन जो आइलैंड है उससे थोड़ा दूर जाके बन रहा है ना। तो बीच में आपका लगून का फॉर्मेशन हो जाता है, अच्छा खासा लगून देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हल्का सा लगून होता है, बट यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ये नेविगेबल होता है आपका, क्योंकि इसमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, दूर जाके बन रहा है। और अटोल में देख लो, तो अटोल में क्या होता है, और ये थोड़ा सा बनता है और ये नीचे सबमर्ज भी हो रहा है। यहाँ तो आइलैंड की हाइट मतलब जो ये है, इस वाले में आइलैंड थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा सबमर्ज हुआ और यहाँ पे पूरी तरह से सबमर्ज हो गया, है ना। और जो लगून है वो आपका और बन गया, और बड़ा हो गया, क्योंकि जो रिज जो आपके रीफ्स हैं उनकी भी जो हाइट है वो इसी के जितनी हो गई जितना मेन आपका वोल्केनिक आइलैंड है। और जब ये पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया, इस वाले में देखो पूरा सबमर्ज हो गया, तो आपका लगून जो है वो देखो पूरा मतलब जो रीफ्स हैं वो दिख रही हैं साइड में, और बीच में आपका लगून फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। तो यही डायग्राम आप इसमें देख लो कि ये आपका मेन वो है आइलैंड, मान लो मेन आइलैंड है, तो इसके पूरे अराउंड मतलब बिल्कुल इसके एडजेसेंट में ये आपका फॉर्मेशन हो गया फ्रिंजिंग रिज का। ठीक है, तो जैसे मैं ये यहाँ पे पिछली डायग्राम में देखा था ना ऐसे एकदम, तो देखो हल्का सा हल्की सी वाटर लेयर दिख रही होगी ऊपर, हल्की सी वाटर लेयर। फिर बैरियर में देख लो, तो बैरियर में देखो पूरा एकदम पूरी चारों तरफ है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है ना इसके और इसके बीच में। तो यहाँ पे लगून जो है ना, ये इस वाले स्पेस में आपका लगून आ गया। तो ये देख रहे हो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे तो ये लगून आ गया आपका। ठीक है, तो ये एकदम एकदम पैरेलल एक तरह से चलता है, जैसे जैसे वो है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, तो जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया में आपका है, तो पूरा ये नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपका ऐसे ही चलता है वो। फिर अटोल में देख लो आप, तो अटोल में तो ये डूब ही गया बेचारा। तो यहाँ पर आपकी जो रीफ्स हैं वो आपकी दिख रही हैं, तो ये रीफ्स हैं ऐसे उठी हुई, ये जो है ना ये रीफ्स ऐसे दिख रही हैं, और इसके बीच में आपका ये लगून है पूरा। ठीक है, तो इस डायग्राम में देख लो, एक ऐसी डायग्राम भी देख लो कि ये देखो ये मेन है, मेन वोल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, कोई भी आइलैंड मतलब कोई भी मेन लैंड है, उसी के अराउंड आपका फॉर्मेशन हो गया आपका, देख रहे हो ये आपका फ्रिंजिंग है। ठीक है, और इस वाले में देखो कि जो मेन लैंड थी ये है, और उसके बाद आपका रीफ यहाँ पे बना है, लेकिन बीच में आपका यहाँ पे ये लगून है, तो ये आपका कौन सा हो गया, बैरियर रीफ। तो देखो ये मेन लैंड, ये आपका रिज, और ये बीच में आपका लगून। ठीक है, तो ये इस तरह से। और देख लो इसमें भी देख लो कि ये फ्रिंजिंग वाले में देखो बिल्कुल एडजेसेंट में बिल्कुल साथ में ही बन गया। बैरियर वाले में थोड़ा सा ये है मतलब, और थोड़ा डिस्टेंस है, तो लगून अच्छा खासा है इसमें। और एटोल में पूरा ये डूब गया है, तो बस इसमें सिर्फ आपकी रीफ दिखाई दे रही है। और ये देख लो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, तो मैंने आपको बोला था ना कि जनरली ट्रॉपिकल रीजन में, तो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये देख लो खूबसूरत पिक्चर जो मैं आपको बोल रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है देखने में, तो ऐसे कुछ देखने को मिलता है।
है ना, देखा होगा आपने, कलरफुल होते हैं। कलरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें बेसिकली एल्गी, डिफरेंट डिफरेंट कलर के एल्गी इनके साथ सिम्बायोसिस में होते हैं, तो जनरली कलर इसीलिए आता है। और जब इनकी ब्लीचिंग हो जाती है तो ये डेड हो जाते हैं, जो इसमें एल्गी वेल्गी सब डेड हो जाएंगे, तो सिर्फ ये वाइट कलर के, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ही रह जाएगा पूरा का पूरा बस, तो ये कलरफुल नहीं होगा। तो ब्लीचिंग जो है, डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, उसमें ब्लीचिंग भी आपका एक पॉइंट है। ठीक है भाई, तो डायग्राम आपने देख ली। तो सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ देखते हैं आपका। तो फ्रिंजिंग रीफ में मैंने आपको बोला कि मेन आइलैंड होगा और इसके बाजू में बिल्कुल ही पास में यहाँ पे लगा हुआ होगा, और यहाँ पे बहुत छोटा सा लगून होता है, लेकिन नेविगेशन वगैरह इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लो कि ग्रोज डायरेक्टली डायरेक्टली फ्रॉम द शोर, है ना, शोर से डायरेक्टली ग्रो हो जाता है आपका ये। एंड लोकेटेड वेरी क्लोज टू द मेन लैंड, मतलब जो वोल्केनिक जो आइलैंड है या जो मेन लैंड है उसके बहुत ही पास में होता है। और जो लगून होता है बहुत शैलो होता है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं होता है, बहुत शैलो लगून होता है। तो लोकेटेड वेरी क्लोज टू द लैंड एंड फॉर्म शैलो लगून। ठीक है, तो शैलो लगून बनाएगा। और शैलो लगून किस किस के बीच में? बिटवीन द बीच एंड द मेन बॉडी ऑफ रीफ। ठीक है, डायग्राम में मैंने आपको जो दिखाया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि ये जो है मतलब इधर की साइड ग्रो नहीं करता है, जो जैसे ये मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे धीरे धीरे होगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो ये इधर की साइड ग्रो नहीं करेगा, एकदम से डीप सी आ जाएगा, सिर्फ आपका इधर की साइड ग्रो होगा, छोटे छोटे ऐसे ग्रो हो रहा होगा। तो ये पॉइंट भी लिख लो आपका। डू नॉट ग्रो आउटवर्ड ऑफ द डू नॉट ग्रो आउटवर्ड फ्रॉम इट्स सेल्फ बिकॉज ऑफ द सडन लार्ज डेप्थ ऑफ द सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और बस बहुत है इसमें इतने पॉइंट्स। और एग्जांपल में आप लिख लो कि जो कैरेबियन सी में जो आपके रीफ्स होते हैं वो फ्रिंजिंग होते हैं, या स्पेसिफिक होना है तो जैसे आप लिख सकते हो सदर्न कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा जो आपका होता है वो फ्रिंजिंग रीफ होता है, सदर्न कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो। क्लियर है? एक दो पॉइंट ये भी बोल सकते हो आपके, जो फ्रिंजिंग रीफ होते हैं आपके, ये 1 से 2 किलोमीटर वाइड होते हैं, है ना, जो इनकी विड्थ होती है। ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो होते हैं 1 से 2 किलोमीटर होते हैं, और सबसे ज़्यादा होते हैं मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, तो जितने भी मतलब आइलैंड वगैरह होंगे, अगर कहीं पे रीफ वगैरह फॉर्मेशन होगा तो सबसे ज़्यादा आपका फ्रिंजिंग टाइप के जो रीफ हैं वही देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो एक तो हो गया। दूसरा बैरियर रीफ, देखो नाम से समझ में आ रहा है बैरियर, तो ये एक बैरियर की तरह काम करता है। जैसे मान लो आपका मेन वो बना लो एक, ऐसे देखो मेन आपका वोल्केनिक आइलैंड है आपका। ठीक है, तो इसके चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में आपका पूरा इसको कवर करके रखता है आपका, जो अभी आपने डायग्राम में देखा है ना। तो जैसे मान लो ये है, तो इतना डिस्टेंस पे आपका इसमें अच्छा खासा बड़ा लगून होता है जो नेविगेबल। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आपने लिखा नहीं कि कैन नॉट यूज़ फॉर नेविगेशन के लिए यूज़ नहीं होता ये। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लगून आर डीप एंड सुटेबल फॉर नेविगेशन। ठीक है, तो नेविगेबल चैनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके। और दो तीन पॉइंट और लिख लो कि दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द फ्रिंजिंग रीफ की एक्सटेंशन हो जाती है जो आपका टूट के ब्रोकन इरेगुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द कोस्ट, जो मेन कोस्ट है आपका उसके अराउंड, है ना। सो दीज आर एक्सटेंसिव लीनियर रीफ, ठीक है, विच आर ब्रोकन इरेगुलर रिंग around the coast of the land and which runs almost parallel to it। ठीक है, लगभग इसके पैरेलल ही, जैसे जैसे कोस्ट है ना वैसे वैसे। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल अगर देखा हो तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऐसे पूरा ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया में, तो बिल्कुल ऐसे पैरेलल जैसे जैसे कोस्ट चल रहा है वैसे वैसे बैरियर रीफ चलता है आपका। ठीक है, और लगभग आपका 100 किलोमीटर के आसपास भी हो सकता है, लेकिन जो बैरियर रीफ है तो आपका 1200 है ना। एग्जांपल में आप लिख लो ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, लगभग 1200 माइल्स, है ना, लॉन्ग। तो ये आपका हो गया बैरियर रीफ, है ना, बैरियर के तरह बेसिकली। तो इसमें जो लगून है आपका वो बड़ा है और इसका जो लगून है वो छोटा है। लगून समझ रहे हो ना, कि जो एरिया
रीफ और मेन लैंड के बीच में जो एरिया बन रहा है उसमें जो वाटर आ रहा है उसको हम लगून बोल रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें नेविगेबल नहीं है क्योंकि लगभग कंटिन्यूस ही होता है, इसमें ब्रोकन वाला पार्ट है तो नेविगेबल है ये, है ना, और बड़ा भी है काफ़ी। तीसरा आपका अटोल्स है। तो अगर अटोल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये तो जैसे ये है तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन मतलब इतना दूर हो गया फॉर्मेशन तो दिख रहा है मेनलैंड मतलब आइलैंड दिख रहा है आपका। अटोल्स में क्या होता है कि जो आइलैंड होता है आपका उसी की जो विड्थ है ना, उतने पे ही आपका मान लो इतना इतनी इतनी जो इसकी वो है यहाँ तक रीफ का फॉर्मेशन आता है, तो ये बिल्कुल ऐसे डूब जाता है जो मेन वाला है ना। तो ये डूबने की वजह से क्या दिखता है, ऐसे लगता है कि इसके बीच में भी आपका लगून का फॉर्मेशन हो गया है ना, तो लगून ही आपका। तो लिख लो इसमें भी कि अ रिंग शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड ओशियनिक रीफ सिस्टम सराउंडिंग अ लार्ज सेंट्रल लगून, ठीक है। तो ये सेंट्रल लगून है, इसके अराउंड आपका ऐसे चारों तरफ इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो इसमें कि ये आपका कंप्लीट मतलब टूटा लगभग ब्रोकन होता है, मतलब कंटिन्यूस तो हो सकता है बट ब्रोकन होता है, तो ऑल्सो कैन बी यूज एज अ नेविगेबल चैनल, तो नेविगेशन के लिए यूज़ हो सकता नेविगेबल चैनल। और जनरली देखने को कहाँ मिलता है, जितने भी छोटे छोटे आइलैंड कंट्री जैसे जो जितने भी आपके फेमस नाम सुना हो आपने, मालदीव्स हो गया, चागोज आइलैंड है, सेचलिस है ना, हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो उन सब पे आपका अटोल देखने को मिलता है। तो लक्षद्वीप लिख लो, मालदीव्स लिख लो, है ना, और आपका चागोज लिख लो, है ना, सेचलिस लिख लो, तो ये सब आपके जो हैं वो अटोल्स हैं आपके, ठीक है। छोटे होते हैं मतलब, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं अटोल जो होते हैं आपके, है ना। तो ये इस तरह से मैंने आपको टाइप्स बता दिए। तो फ्रिंजिंग क्या होता है, बैरियर क्या होता है और अटोल्स क्या होता है, डायग्राम के साथ आपने देख लिया, क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ थियोरीज ऑफ देयर फॉर्मेशन, ठीक है। तो थियोरीज ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो थियोरीज ऑफ फॉर्मेशन में बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ। तो एक तो आपकी है डार्विन की सब्सिडेंस थियोरी, सब्सिडेंस थियोरी, ठीक है। दूसरी आपकी जो इसने दी थी, मुरे ने दी थी, इसको बोलते हैं थियोरी ऑफ सी बॉटम राइज, थियोरी ऑफ सी बॉटम राइज, अभी बताऊंगा कौन क्या कहती है। और तीसरी थियोरी जो है वो आपकी दिल्ली ने दी थी, जिसको बोलते हैं ग्लेशिएशन कंट्रोल थियोरी, ग्लेशिएशन कंट्रोल थियोरी, ठीक है। सबसे पहले समझ लो इनको, है ना, समझ लोगे तो लिख खुद ही दोगे। तो सब्सिडेंस थियोरी जो है, नाम से देखो सब्सिडेंस, सब्सिडेंस मतलब सिंक हो जाना, कोई चीज़ डूबने लग जाना, है ना। तो सब्सिडेंस थियोरी ये कहती है कि सबसे पहले जो है ना, मतलब जितने भी कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन हुआ है वो बेसिकली लैंड के सब्सिडेंस की वजह से हुआ है, लैंड की सिंकिंग होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन हुआ आपका। क्यों, कैसे, तो डार्विन बोलता है कि सबसे पहले आपका जो भी मेन लैंड रही होगी एक, ठीक है, तो मेन लैंड के आसपास वाटर लेवल मान लो इतना था, ठीक है। तो इस वाटर लेवल पे छोटे जो पॉलिप थे वो ग्रो कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे आपका मान लो ये छोटा सा कोरल रीफ फॉर्मेशन हुआ आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके फ्रिंजिंग रीफ थे। इसने बोला सबसे पहले आपका फ्रिंजिंग रीफ का फॉर्मेशन होगा, और जो इनका फॉर्मेशन होगा वो आपका शैलो वाटर में होगा। तो यहाँ पर फ्रिंजिंग रीफ है प्रेजेंट इन शैलो वाटर, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं सब्सिडेंस थ्योरी। तो धीरे धीरे फिर इसने बोला कि धीरे धीरे जो है वो वाटर का लेवल जो है वो बढ़ने लगा, और वाटर का लेवल बढ़ने लगा तो ये जो फ्रिंजिंग रीफ थी इनकी हाइट भी बढ़ने लगी, और धीरे धीरे इनकी हाइट बढ़ के ये बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो गए। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो ये था वाटर लेवल यहाँ से बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया मान लो, है ना। तो इतना वाटर लेवल हो गया, और जो ये फ्रिंजिंग रीफ था इसकी हाइट भी बढ़ गई और ये भी आपका ग्रो कर गया। तो अब इसको इसने बोल दिया दिस इज़ बैरियर रीफ, बैरियर रीफ, ठीक है। तो बैरियर रीफ हो गया, और बैरियर रीफ आपका शैलो वाटर में नहीं होता, ये आपका डीप वाटर हो जाता है फिर, है ना, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है, तो डीप वाटर में हो गया। फिर इसने बोला कि अच्छा ये हुआ, इतना होने के बाद क्या होगा, फिर और वाटर लेवल बढ़ा तो ये पूरा का पूरा ये आपका ये सबमर्ज कर गया, तो वाटर लेवल आपका ऐसे बढ़ गया, इतना वाटर लेवल हो गया। और जो ये आपका सब बैरियर रीफ था इसकी और ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होने के बाद फिर इसने मतलब वाटर के ऊपर जो है वो आ गया ये, और ये तो पूरा नीचे डूब चुका ही है ना। तो इस तरह से आपका हुआ, तो ये आपका फिर अटोल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये आपका बोलता है डार्विन सब्सिडेंस थ्योरी में। तो जो ये मैंने आपको समझाया है ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ फटाफट से कि क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्सिडेंस थ्योरी एंड लिखेंगे इट वाज गिवन बाय डार्विन, ठीक है, एंड इट इज़ अ मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी यही है आपका,
है ना। और 2-3 पॉइंट लिख लो फटाफट कि ऑल नॉन, मतलब जितने भी हैं आपके कोरल रीफ्स आर फाउंड इन रीजन्स वेयर वेयर subsidence ऑफ लैंड टेक्स प्लेस, है ना, जहाँ जहाँ पे लैंड का सब्सिडेंस हुआ वहाँ पे बहुत, यही थ्योरी मेन पॉइंट तो यही है इसका, ठीक है। और फिर क्या, इनिशियली कोरल ग्रोज एज फ्रिंजिंग रीफ, इनिशियली फ्रिंजिंग रीफ जो है वो ग्रो करा, है ना। उसके बाद आपका फ्रिंजिंग रीफ इन शैलो वाटर, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ आपका कि सब्सिडेंस ऑफ आइलैंड, जो आपका इसका धीरे धीरे सब्सिडेंस होने लगा, मतलब ये डूबने लगा। सो सब्सिडेंस ऑफ आइलैंड कमेंस्ड एंड रीफ टर्न इनटू, किस में कन्वर्ट हो गई फिर ये, टर्न इनटू अ बैरियर रीफ, है ना, क्योंकि धीरे धीरे डूबने लगा तो बैरियर रीफ का फॉर्मेशन हो गया। देन उसके बाद जो आइलैंड था वो फाइनली पूरी तरह से डूब गया। सो फाइनली आइलैंड बिकेम स्मॉलर एंड डिसअपियर्ड, ठीक है, मतलब सरफेस से डिसअपियर्ड हो गया आपका, डिसअपियर्ड बीनीथ द सी एंड लिविंग अटोल टाइप एंड लगून, ठीक है। तो अटोल टाइप ऑफ बैरियर रीफ एज वेल एज लगून, तो ये आपका फाइनली ऐसे हुआ। सो दिस वॉज द सब्सिडेंस थियरी गिवन बाय द डार्विन, क्लियर है, ठीक है। दूसरी मैं बताता हूँ थियरी ऑफ सी बॉटम राइज, तो थियरी अगले पेज पे बताता हूँ। तो सेकेंड इज आपका थियरी ऑफ सी बॉटम राइज। देखो नाम से समझ में आ रहा, सी बॉटम राइज मतलब जो बॉटम ऑफ सी है वो राइज करेगी धीरे धीरे और उसकी वजह से आपका कोरल रीफ का फॉर्मेशन होगा। इसको एक और नाम है आपका सैम्पर मुरे सॉल्यूशन थ्योरी। ये थ्योरी बेसिकली कहती क्या है, ये थ्योरी कहती है, ये आपका दी थी जॉन मुरे ने, बाय जॉन मुरे, ठीक है। तो ये कहता है कि जो कोरल है उसका जो आपका फॉर्मेशन होता है, उसकी जो ग्रोथ शुरू होती है वो, जैसे मान लो ये ओशन की बॉटम है, ठीक है, तो बॉटम में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, मान लो ये बॉटम है, इसमें ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर कोरल रीफ का फॉर्मेशन शुरू होगा, ठीक है। ये ऊपर पूरा वाटर है ना, बॉटम है तो वाटर होगा ऊपर, तो इसकी जो शुरुआत होगी वो आपका हाईएस्ट पीक ऑफ द ओशन बॉटम यहाँ पे होगा आपका। देन इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, इस पर डिपोजिशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, है ना, उसकी वजह से आपका एक ऑप्टिमम ग्रोथ लेवल आ जाएगी इसकी, और ऑप्टिमम ग्रोथ लेवल होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। तो ये आपका इसका साइज़ जो है धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा, है ना। वाटर अभी भी इसके ऊपर है ही, तो ये इस तरह से। देन उसके बाद आपका क्या होगा कि जब ये हो जाएगा, है ना, तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपका एक बैरियर रीफ और अटोल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो भी बेसिकली ये इसकी जो ग्रोथ है ना वो कुछ ऐसे होगी कि ये सिर्फ एजिस से ग्रो करेगा, आपका एजिस से ग्रो करेगा और बीच में से ग्रो नहीं करेगा। तो बीच में आपका सॉल्यूशन रहेगा, मतलब लगून रहेगा, और साइड से ये आपका ग्रो करेगा। तो कुछ ये ऐसा आपका देखने को मिलेगा, ये बॉटम है आपका और ये आपका कुछ ऐसे ऐसे मान लो, है ना, ये। तो ये आपके एजिस से ये ग्रो कर रहा है और बीच में आपका ये सॉल्यूशन है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे बैरियर एंड अटोल रीफ्स, तो इस तरह से फॉर्मेशन होगा आपका। तो एजिस से होगा, सिर्फ सेंटर में आपका सॉल्यूशन ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया थियोरी ऑफ सी बॉटम राइज। तो सी बॉटम से कैसे राइज हुआ आपका, इससे आपका फॉर्मेशन हुआ कोरल रीफ्स का। तो बस ये लिख लो फटाफट। तो लिखो कोरल ग्रोज ऑन द हाईएस्ट, कोरल ग्रोज ऑन द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द ओशियन बॉटम, ठीक है, ओशियन बॉटम, एंड देन डिपोजिशन ऑफ sediments bring them to an optimum level for coral growth, ठीक है भाई। तो यहाँ से हुआ, फिर धीरे धीरे सेडिमेशन होने लग जाएगी, तो ऑप्टिमम लेवल मिल गया ग्रोथ का, और फिर जब ऑप्टिमम लेवल मिल जाएगा ग्रोथ का, फिर आपके एजिस से आपका पूरा का पर्टिकुलर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा रीफ्स का। सो आफ्टर अचीविंग दिस बैरियर रीफ एंड अटोल्स produced by the better growth of
corals on edges of coral deposition and solution of inner coral rock। ठीक है, अंदर का जो है सॉल्यूशन है और सिर्फ एजेस से ही आपकी ग्रोथ होगी। तो ये हो गया आपका। तो सेकंड ये है। तीसरी मैं आपको बताता हूँ ग्लेशिएशन कंट्रोल थ्योरी। ग्लेशिएशन कंट्रोल थ्योरी, ठीक है। ये जो मैंने आपको लिखा है ना, आप ज़रूरी नहीं है इसी में लिखो, जो मैंने आपको समझाया ना उस लैंग्वेज में लिख लो। समझना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी, मतलब लिख तो लोगे ही अगर समझ में आ गया। तो थर्ड है आपकी ग्लेशिएशन कंट्रोल थ्योरी। तो ग्लेशिएशन कंट्रोल थ्योरी आपका पेंक और डेली ने दिया था। इन्होंने बोला कि जब ये आपका रीफ का फॉर्मेशन शुरू हुआ होगा ना, ये आपका आइस एज के टाइम पे हुआ था। और आइस एज के टाइम पे क्या रहा होगा कि जो ग्लेशियर्स वगैरह थे उनकी अच्छी खासी आपकी मतलब ग्लेशियर ज़्यादा थे उस टाइम पे, और जो सी लेवल था वो थोड़ा छोटा था। तो मान लो इतना वाटर था उस टाइम पे, और ये आपका पूरा ये आपका ग्लेशियर है ना, आइस कैप बोल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा मतलब ये था आपका। तो होगा क्या कि आइस कैप फॉर्मेशन की वजह से आपका जो पानी है, वाटर है, वो आपका ओशियन की जो डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं है आपका, है ना, पानी मतलब कम है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो राइज़ किया, है ना, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, टेम्परेचर राइज होने लगा, आइस जो है वो मेल्ट करने लगा। और आइस मेल्ट करने के साथ साथ क्या हुआ कि कोरल ने जो है अपनी ग्रोथ शुरू कर दी। मतलब जब ये पिघलने लग गया तो इसकी हाइट जो है वो कम होने लग गई, और यहाँ से जो है आपका यहाँ से मतलब वाटर का जो लेवल है वो बढ़ने लगा और इसकी हाइट कम होने लगी। तो कुछ ऐसा देखने को मिला। तो ये आपका ऐसे हुआ, ठीक है। देन आपका ये थियरी बोलती है कि जब ऐसा हो रहा होगा तो जो सी सरफेस है ना, बॉटम, मतलब जो सी सरफेस है आपका, उस सी सरफेस पे आपका इस सी सरफेस ने आपका रीफ के फॉर्मेशन, जो कोरल रीफ था उसके फॉर्मेशन में आपका फॉर्मेशन कराना शुरू कर दिया। तो रीफ फॉर्मेशन ऐसे शुरू हुआ, जो समझ गए। तो ग्लेशिएशन कंट्रोल थियरी क्या कहती है कि पहले आइस जो था वो बहुत ज़्यादा था, आइस कैप थे, पानी का लेवल बहुत कम था, फिर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, है ना, आइस मेल्ट हुआ तो इसका साइज़ कम हो गया, वाटर लेवल बढ़ा, तो जो बॉटम पे आपका जो था, बॉटम से जो रीफ का फॉर्मेशन था वो आपका शुरू होने लग गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने बोले ये मैं आपको लिख देता हूँ। तो ये मैंने आपको लिख दिया, है ना, कि क्या इसकी ग्लेशिएशन थ्योरी क्या कहती है। सो इट वॉज गिवन बाय पेंक एंड डेली। तो यही लिखा है, ड्यूरिंग ग्लेशिएशन पीरियड फॉर्मेशन ऑफ आइस कैप्स लोअर द लेवल ऑफ ओशन बाय 60 to 70 मीटर। ठीक है, सब्सिक्वेंटली टेम्परेचर रोज एंड आइस मेल्टेड, देन कोरल बिगेन टू ग्रो ऑन द फ्लैट सर्फेस ऑफ द ओशियन बॉटम एंड केप्ट पेस विद द राइजिंग ओशियन लेवल। ठीक है, तो जैसे जैसे ओशियन लेवल बढ़ा वैसे वैसे इनकी भी साइज जो है वो बढ़ने लग गया। सो दैट इज़ ग्लेशिएशन थ्योरी। इसके सपोर्ट में आपका जो जैसे बोलते हैं कि जो कोरल रीफ का फॉर्मेशन हुआ ना वो आइस एज में हुआ, तो वो इसके सपोर्ट में एक पॉइंट है, वो आपको अगर लिखना हो लिख लो। जो पिछले वाली आपकी सब्सिडेंस थियरी, उसके सपोर्ट में भी है कि जो इंडो पैसिफिक रीफ्स है ना, बेसिकली वो सब्सिडेंस थियरी को मतलब सपोर्ट करती हैं कि हाँ इसी तरह से फॉर्मेशन हुआ है ना। तो ये 2 पॉइंट चाहो तो लिख लो। अब मैं इसके बाद आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ और डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है कोरल रीफ्स का वो बता देता हूँ। ठीक है, तो 2 लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लो कि दे हेल्प्स इन प्रोटेक्शन द कोस्ट फ्रॉम इरोजिव एक्शन ऑफ सी वेव्स, है ना, जैसे मतलब डिफरेंट टाइप्स की सुनामीज, हरिकेन्स वगैरह आता है ना, तो उससे जो है आपका वो प्रोटेक्ट करके रखता है आपका। ठीक है, देन उसके बाद प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मराइन स्पीशीज़। तो मराइन स्पीशीज़ जो है उनके लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती है ना, बहुत ज़्यादा। तो जैसे मोलस्कस हो गए, स्पॉन्जेस, सी एनीमोन, है ना, प्लांट में भी एल्गी वगैरह जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो बहुत स्पीशीज़ रहती हैं यहाँ पे, है ना, फिशेज़ की अलग अलग स्पीशीज़, है ना, तो इसलिए हम इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन भी बोलते हैं। देन दे हैव मेडिसिनल वैल्यू, है ना, जैसे रेड कोरल्स हैं वो आपका कुछ इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम है साउथ इंडिया में, वहाँ पे यूज़ होता है। डेकोरेटिव वैल्यू जैसे कोरलम रबरम, ये आपका डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है। फिर बिल्डिंग मटेरियल में भी इनको यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कुछ पोराइट स्पीशीज़ होती हैं कोरल्स की, तो उनको हम बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। फिर ये रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं, अगर हमको सीमेंट वगैरह या मोटर वगैरह का प्रिपरेशन करना होता है तो उसमें आपका ये रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। देन नर्सरी ग्राउंड फॉर कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेज़, तो कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेज़ होती हैं, उनका जो नर्सरी ग्राउंड होता है वो भी यहीं होता है, मतलब यहीं पे आके वो रिप्रोड्यूस करती हैं बेसिकली। ये हम पढ़ेंगे अभी, फिशेज़ जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे दिखाऊंगा आपको, है ना। उसके बाद फिर ये टूरिज़्म में तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, जो मालदीव्स है उसकी पूरी इकॉनमी आपका कोरल वगैरह की जो ब्यूटी है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है ना, तो टूरिज़्म, तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है।
तो इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अब ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। तो डिस्ट्रक्शन की वजह क्या है वो सब आप देख लो कि क्या है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ब्लीचिंग हो रही है, ब्लीचिंग का मतलब क्या है कि जो फोटोसिंथेटिक एल्गी है आपका वो जो कलर प्रोवाइड करता है, वैसे तो ये मतलब कलरलेस होते हैं कोरल जो हैं वो, वैसे तो कलरलेस होते हैं, बट इनमें कलर किस लिए है, क्योंकि इसमें आपका एल्गी है आपका, है ना। तो एल्गी अलग अलग कलर के जो एल्गी होते हैं वो आपका इसको कलर प्रोवाइड कराते हैं। बट अगर जो एल्गी है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया वाटर का तो फिर वो एल्गी ग्रो नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती और फिर ये आपका ब्लीच हो जाता है। ब्लीचिंग मतलब डिस्कलरेशन ऑफ दी कोरल्स, है ना। तो इनका डिस्कलरेशन होता है। तो एक तो आप लिख लो कि ब्लीचिंग, ठीक है, ब्लीचिंग हो गया। डिस्ट्रक्शन लिखवा रहा हूँ मैं आपको, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स, है ना। तो पहला हो गया आपका इट लीड्स टू दी रीफ ब्लीचिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और वो जो मैंने अभी आपको बोला। देन उसके बाद आप लिख लो सेडिमेंटेशन। तो अगर मान लो कि उस जहाँ पर कोरल रीफ्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप माइनिंग कर रहे हो, या सॉइल मतलब वहाँ पर सॉइल रन ऑफ हो गया, है ना, और या मान लो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पहुँच गए वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होना भी बहुत नुकसानदेह होता है इन लोगों के लिए। तो ये सब रीजंस है आपका। तो मतलब सेडिमेंटेशन हो गया, उसके बाद हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, है ना। तो ये सब आपका यहाँ पे लिख लो। उसके अलावा और क्या बोल सकते हो, उसके अलावा आप बोल सकते हो कि सर जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं अगर वो सही से नहीं मतलब अगर बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा बेकार टूरिज़्म हो रहा है, मतलब केयर ही नहीं हो रही है ना, तो उसमें भी आपका क्या होगा कि जैसे मान लो जो डाइवर्स होते हैं वो बार बार जा रहे हैं और इनको टच करके आ रहे हैं, है ना, तो बोटिंग वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, फिशिंग वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से उसका डैमेज होने लग जाएंगी, ठीक है। तो केयरलेस टूरिज़्म भी लिख लेना। उसके बाद आपका और क्या, वाटर पोल्यूशन भी लिख सकते हो, है ना, कि जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह पहुंच रहे हैं पानी के अंदर, है ना, और उसकी वजह से आपका क्या होगा कि जो ह्यूमन वेस्ट वगैरह पहुंच रहा है, तो पानी के अंदर प्लास्टिक वगैरह पहुंच रहा है, तो वो सब आपका वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। तो वाटर पोल्यूशन की वजह से भी आपका इनकी ब्लीचिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, है ना, वो तो टेम्परेचर राइज में ब्लीचिंग में मैंने बताई दी आपको, है ना, ग्लोबल वार्मिंग ये भी लिख लेना। सो दीज आर द सम रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोरल रीफ्स, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको पता ही है कि मतलब उस एरिया को आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दो, है ना, तो उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। और भी बहुत सारे आप स्टेप्स ले सकते हो, ये आप जीएस में आपको पता होंगे बेटर, तो स्टेप्स प्रोटेक्शन के आप वहाँ पे देख के वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो कोरल रीफ था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पर क्वेश्चन आया हुआ, दोबारा भी आ सकता है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, बाय।